गॉस एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। गॉस एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, इनको आप जरा समझ लीजिए। पहले सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर 1 है हमारे पास। केस 1 को पहले समझ लो कि केस 1 हमसे कहता क्या है। ठीक है, देखो केस 1 हमसे ये कहता है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये आज एक स्फीयर है। ये जो स्फीयर है इसको तुम समझ सकते हो कि ये स्फीयर है हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है। समझ आ रही है, एक मेटल का स्फीयर है, यानी एक ऐसे समझ लो जिस तरह क्रिकेट की बॉल होती है, ऐसे समझ लो। तो ये क्रिकेट की बॉल है और इस क्रिकेट की बॉल के ऊपर हमने क्या स्प्रे किया हुआ है, चार्ज को स्प्रे किया हुआ है। तो ये हमारे पास कहलाएगा चार्ज मेटालिक स्फीयर। एक ऐसा मेटालिक स्फीयर जिसके ऊपर क्या है, चार्जेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जिस तरह हमारे पास क्रिकेट की बॉल है, अगर क्रिकेट की बॉल के ऊपर रेड कलर किया हुआ तो कलर को आप समझ लो वो रेड कलर नहीं है बल्कि वो चार्जेस फैलाए हुए हैं। तो अगर आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, उस पर ब्लू कलर कर दे तो वो सारा ब्लू कलर, आपके पास उस कलर को समझ लो वो क्या है, चार्जेस है। तो चार्जेस को उस पूरी मेटालिक स्फीयर के ऊपर, उस पूरी सरफेस के ऊपर क्या हुआ, स्प्रे किया हुआ है। तो ये हमारे पास कहलाता है चार्ज मेटालिक स्फीयर। ठीक है, याद रहेगा लफ्ज, यानी चार्ज स्फीयर है हमारे पास। इस चार्ज स्फीयर का अपना एक सेंटर है। क्या ख्याल है, इस चार्ज स्फीयर के सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, चार्ज स्फीयर के सेंटर से इसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, वो इस चार्ज स्फीयर का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब हमने अपना जो पहला केस है उसके 3 हिस्से बनाने हैं। पहला हिस्सा क्या है, चार्ज स्फीयर के सेंटर से लेके चार्ज स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पर हमें मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो ये हमारे केस 1 का कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है। चार्ज स्फीयर एक ऐसी स्फीयर जिसकी सरफेस पे ऊपर, अंदर नहीं उसके ऊपर क्या है, चार्ज को स्प्रे किया हुआ है। उस चार्ज स्फीयर के सेंटर से बाहर किसी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करनी है। तो केस 1 का ए पार्ट हो गया। उसके बाद हमने इस चार्ज स्फीयर के सेंटर से इस चार्ज स्फीयर की सरफेस पर, यहां पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ये मालूम करनी है। तो ये हमारे केस 1 का कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही। तो सेंटर से लेकर चार्ज स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सरफेस पे, चार्ज स्फीयर की सरफेस पे। दिस इज पहले केस का बी पार्ट। फिर इस चार्ज स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, यहां सेंटर में कितनी, यह हमारे पहले केस का सी पार्ट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट केस में एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, उसके फर्स्ट केस में मुझे 3 डिफरेंट टाइप्स को पढ़ना है। वो 3 डिफरेंट टाइप मैंने आपको समझा दी। वो 3 डिफरेंट टाइप्स क्या है हमारे पास, एक मेटालिक स्फीयर, एक स्फीयर स्फेरिकल सरफेस जिसके ऊपर हमने चार्ज को स्प्रे किया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज को स्प्रे किया हुआ है, उसके सेंटर से उसके बाहर किसी भी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज केस 1 का ए पार्ट। उसके सेंटर से उस चार्ज स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये उसका बी पार्ट। और उस मेटालिक चार्ज स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, उसका सी पार्ट। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसकी हेडिंग डाल दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं, चार्ज स्फीयर के सेंटर से हम मालूम कर रहे हैं डिस्टेंस आर तक। ओके, अब हमने क्या किया, देखिए ये हमने बनाया एक चार्ज स्फीयर, थोड़ा सा छोटा करके बना दिया और इसके ऊपर हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। इसके सेंटर से लेकर यहां एक डिस्टेंस आर पे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है मुझे मालूम करनी है। गॉसेस ने हमें क्या समझाया था, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है उस जगह को इनक्लोज कर दो, किसके अंदर, गॉसियन सरफेस में। तो आज जो हमारे पास सुटेबल गॉसियन सरफेस है वो एक स्फीयर है। तो ये है चार्ज स्फीयर, ख्याल कीजिएगा ये है चार्ज स्फीयर, एक स्फीयर स्फेरिकल शटल जिसके ऊपर चार्ज है। इसको हमने एक और स्फीयर के अंदर बंद कर दिया। तो समझ लो, जिसमें आपने देखा होगा कि वो
बैलून बेच रहे होते हैं, गुब्बारे बेच रहे होते हैं, तो उन्होंने एक बड़े गुब्बारे में छोटा गुब्बारा भी बंद किया होता है। बस इसी समझ लो कि ये एक बड़ा बैलून है, उसमें एक छोटा बैलून है, दोनों बैलून की शक्ल स्फेरिकल है, गोल बैलून है। ये जो है ये हमारे पास चार्ज स्फीयर है और ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस। हाइपोथेटिकल सरफेस है, इस हाइपोथेटिकल सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन या कितना फ्लक्स निकल रहा है ये मैंने मालूम करना है। तो मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा, ये जो गॉसियन सरफेस है इस पूरी गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, जिस तरीके से लास्ट टाइम मैंने किया था। तो ये मेरी गॉसियन सरफेस जो कि फुटबॉल की तरह है, पिछली बार मैंने बताया था फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे पैच होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर एक फुटबॉल बनाया होता है। तो मैंने जनाब अली यहां पर एक छोटा सा हिस्सा सपोज कर लिया, ये अगर चार्ज है मेरे पास तो चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे नहीं निकलेगी ई, और ये जो मैंने दिस इज ई, और ये जो मैंने एक छोटा सा पैच लिया, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जिसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, एरिया का एक छोटा सा हिस्सा एरिया का एलिमेंट कहलाता है। इसके ऊपर अगर मैं एक वेक्टर बनाऊंगा डेल्टा ए तो वो इसी तरह होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर। तो मैं अगर से छोटे से हिस्से के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो मैं इसको कह रहा हूं डेल्टा फाई इज इक्वल टू, तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ई डॉट डेल्टा ए, याद है आपको। तो हमारे पास डेल्टा फाई इज इक्वल टू डॉट हटाइए तो ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ई और डेल्टा ए दोनों पैरेलल है हमारे पास। तो हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो दिस इंप्लाइज दैट cos 0 किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 के। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हमारे पास 1 हो गया। तो मेरे पास डेल्टा फाई आ गया ई डेल्टा ए। क्या कह रहे हैं, ये मेरे पास फ्लक्स आया सिर्फ इस एक हिस्से का। पूरी फुटबॉल को मैंने जितने भी डेल्टा ए में डिवाइड किया है, यानी मुख्तलिफ मैंने डेल्टा ए के अंदर डिवाइड किया हुआ है, इस तरीके से यहां पर भी एक मैंने एरिया लिया हुआ है, ये मेरी बात समझ रहे हो। तो फुटबॉल को मैंने डिफरेंट डेल्टा एस में डिवाइड किया, तो मैं कहूंगा टोटल फ्लक्स, मुझे टोटल फ्लक्स को फाई लिखना चाहिए। और जिस तरह के मैं ये बात जानता हूं कि जी किसी एक एरिया के लिए जो मेरे पास फ्लक्स आ रहा है वो ई डेल्टा ए आ रहा है, तो दूसरे के लिए भी कितना आएगा, ई डेल्टा है, तीसरे के लिए भी कितना आएगा, ई डेल्टा है। तो टोटल फ्लक्स में कैसे लिखूंगा, मैं सम कर दूंगा तमाम ई डेल्टा ए। टोटल फ्लक्स क्या है, कैसे मैंने किया है, टोटल फ्लक्स मैंने ऐसे किया है कि चूंकि एक हिस्से का फ्लक्स ई डेल्टा ए है तो दूसरे का भी इतना होगा, तीसरे का भी इतना होगा, तो तमाम ई डेल्टा ए को क्या कर लो, सम कर लो, दिस विल बी द टोटल फ्लक्स। और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। अच्छा, बल्कि इसको ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने से बेहतर है थोड़ा सा और लिखें। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो फ्लक्स लिखा है वो फ्लक्स हमारे पास क्या है ये देख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है मेरे पास, सबमिशन अप्लाई कर रहा हूं किस पे, डेल्टा ए के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है, देखिए ना, E यानी चार्ज स्फीयर से तमाम डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, R है। क्योंकि R हमारे पास हर जगह कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, सबमिशन का साइन मैंने अप्लाई कर दिया डेल्टा ए पे। तो मुझे बताइए, इसको मैंने लिखा E और डेल्टा ए का सबमिशन क्या होगा, बड़ी आसान किस्म की बात है अगर आप दिमाग पे जोर दें। एक डेल्टा ए, दूसरा डेल्टा है, तीसरा डेल्टा है, चौथा डेल्टा है, जितने भी पूरी मैंने गॉसियन सरफेस को जितने भी डेल्टा ए में मैंने डिवाइड किया था, उन तमाम डेल्टा ए को अगर तुम क्या कर लो तो सम कर ले, तुम तमाम डेल्टा ए को सम कर लो, तो क्या पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया ही आ जाएगा। और गॉसियन सरफेस की शक्ल किस तरह है, स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको ऐसे ले लो, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के मुताबिक क्या मैं ये बात जानता हूं कि गॉसेस ने कहा था फ्लक्स तो ये होता है कि कितना चार्ज इनक्लोज है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या कह रहे हैं भाई, गॉसेस ने तो सिंपल सी बात की थी कि कितना चार्ज इनक्लोज है। अब इस पूरी स्फीयर, ये जो पूरा चार्ज स्फीयर है, इस चार्ज स्फीयर पे अगर टोटल चार्ज को मैं किसका नाम दे दूं, क्यू का। यहाँ पे क्यू एक सिंगल चार्ज नहीं है, बी केयरफुल, अच्छी तरह याद रखना। ये जो क्यू है, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस मेटेलिक स्फीयर। इस मेटेलिक स्फीयर की सरफेस पे टोटल चार्ज को मैं कहूं क्यू, उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, एप्सिलॉन नॉट से। दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड भी फाई है, इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी फाई है। तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है,
तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपस में कंपेयर कर दो। आफ्टर कंपैरिजन करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 की जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो है E into 4 pi r square। इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो Q upon epsilon नॉट है, राइट। अच्छा, E की वैल्यू मालूम करनी है, E को यहीं पर रहने दीजिए, 4 pi r स्क्वायर मल्टीप्लाई आगे में डिवाइड हो जाएगा, तो Q से डिवाइड हो रहा है 4 pi r स्क्वायर और साथ में कौन है एप्सिलॉन नॉट। इसको जरा तरतीब से लिख दो, तरतीब से ऐसे लिख दो E is equals to 1 upon 4 pi epsilon नॉट Q अपॉन, देखिए 4 pi के साथ एप्सिलॉन नॉट को लिखा और Q के साथ नीचे किसको लिखा r स्क्वायर को। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon नॉट Q upon r स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? इस पूरी मेटालिक चार्ज स्फीयर की वजह से। और ये खास बात याद रखिएगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कब? जब मैंने एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की थी। बिल्कुल सेम फॉर्मूला था, वहां पे क्यू क्या था? एक सिंगल चार्ज की वैल्यू था। ये इस फॉर्मूले में ये क्यू क्या है? इस पूरी मेटालिक स्फीयर की सरफेस पे टोटल चार्ज वो ये क्यू है। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल चार्ज अपने से r डिस्टेंस पर बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जिस तरह एक पूरी चार्ज स्फीयर अपने से r डिस्टेंस पे एक्ट करती है। मतलब बिहेवियर ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट रिमेन्स सेम। ये है अहम बात जो हमने यहाँ पे ड्राइव की है कि अगर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, Q की वैल्यू में फर्क है, वहां पे Q एक चार्ज के लिए था, यहाँ पे Q इतने सारे चार्जेस के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस मैग्नीट्यूड का फर्क आ रहा है, बाकी बिहेवियर ऑफ द चार्ज रिमेन्स द सेम। तो एक चार्ज जितने कुछ फासले पे जिस तरह एक्ट करता है, बहुत सारे चार्ज भी अपने से कुछ फासले पे बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हैं, राइट। अब हम अपने केस नंबर 1 की जो बी पार्ट है उस केस की तरफ मूव कर रहे हैं और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी चार्ज जो है वो चार्ज स्फीयर जो है उसका बिहेवियर उसकी सरफेस पर कैसा होगा। ये रहा मेरे पास चार्ज स्फीयर, इसकी सरफेस पर चार्ज है, इसलिए मैं चार्ज यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। यानी वो फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल की तरह की जो शक्ल है उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है। अब हम उसके सेंटर से, सेंटर को ओ कह देते हैं, इस चार्ज स्फीयर की सरफेस तक, इस पॉइंट तक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है। अच्छा, ये जो चार्ज स्फीयर है इसका जो रेडियस है उसको हम सपोज कर लेते हैं वो क्या है, स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम थ्योरी में लिखते हैं कि लेट स्मॉल a इज द रेडियस ऑफ चार्ज स्फीयर। ये चार्ज स्फीयर का क्या है, हमारे पास रेडियस है, राइट, ये स्मॉल है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने गॉसेस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है इसकी सरफेस पर, तो गॉसेस ने मुझे कहा था कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है सबसे पहले उस पर आप गॉसियन सरफेस बनाओ। तो आज जो गॉसियन सरफेस है वो मेरे चार्ज स्फीयर के साथ बिल्कुल क्या हो रही है, ऐसे चिपकी हुई है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसके ऊपर क्या की हुई है, रैप की हुई है। आपने देखा होगा ना, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मेरा मार्कर है तो वो एक बाजार से आप वो चीज खरीदते हैं तो वो बिल्कुल बारीक सी प्लास्टिक की शीट होती है ट्रांसपेरेंट, वो ऊपर बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर जो रैप कर देते हैं, आपने देखा होगा। तो वो शीट इधर बिल्कुल ऐसे चिपकी होती है, देखा आपने, बिल्कुल बारीक सी शीट के ऊपर क्या करते थे, खाना जो आप खरीदते हैं बाजार से आमतौर पर उसके ऊपर वो शीट कर देते ताकि उसको कोई चीज, कोई डस्ट पार्टिकल या कोई चीज फ्लाई वगैरह उसके ऊपर ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो मेरी गॉसियन सरफेस है वो सरफेस ऐसी है कि वो बिल्कुल इस फुटबॉल की तरह की शक्ल, यानी जो चार्ज स्फीयर है मेरा उसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई है। ये मेरी बात समझे आप? तो मैं ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस को उसी तरह छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कर लूंगा, फिर मैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद मैं गॉसियन लॉ को अप्लाई करूंगा। सो एज वी हैव प्रूव्ड, जैसे कि हम ऑलरेडी एक रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। हम क्या रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज स्फीयर की मदद की वजह से जो होती है वो हमारे पास होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। कल हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था। केवल आज हमारे पास जो रेडियस है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो मैं इस r को रिप्लेस कर दूंगा किससे, a से। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरा जो रिजल्ट है मेरे पास वो आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन A स्क्वायर, राइट। अब यहां पर हम एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, रिजल्ट हमारा आ गया, थोड़ा सा उसको चेंज करने के लिए। और वो रिजल्ट हमारे पास क्या है, उसे हम कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम सिग्मा पढ़ते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पर कितना चार्ज है, सो ये चार्ज की डेंसिटी है किस पे, सरफेस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन ए है, राइट। अगर यहां से क्लास में क्यू की वैल्यू निकालता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये ए सिग्मा से मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा इनटू ए, राइट। तो सिग्मा को हम सिग्मा रहने देते हैं, ए। अब ये एरिया किसका है, जाहिर सी बात है उस जगह का एरिया है जिस जगह पे चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया ना। तो जिस एरिया पर चार्ज है वो एरिया खुद किस शक्ल का है, स्फीयर की शक्ल का है, स्फीयर के ऊपर चार्ज है ना। तो स्फीयर का सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या कह रहे हैं, यही फॉर्मूला है हमारे पास इसका, एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया किसके, स्फीयर का। ये मैं पहले भी करवा चुका हूं। अब चूंकि हमारे पास ये आर रेडियस है, जबकि मेरे स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, ए है, तो मैं आर को रिप्लेस कर दूंगा किससे, ए से। ये बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द चार्ज सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, जिस चार्ज की वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। तो मैं लिख रहा हूं, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट। अब इक्वेशन नंबर 1 में कह रहा हूं इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 मुझे क्या बता रही है कि मैंने लिखा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय इस क्यू की जगह पर ये जो मैंने वैल्यू निकाली ये पुट करूंगा, जो कि मेरे पास कितनी है, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। एक चार्ज स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में मैं बात कर लूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों लिया। एक सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, मैं उन चार्ज को गिनने बैठा हूं, बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। अच्छा, अगर चार्ज, अगर जो जिस एरिया पे चार्ज हमने डिपॉजिट किया हुआ है, अगर वो एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी शक्ल है, कुछ ऐसे करके कोई शक्ल है, तो मुझे बताइए यहां पर जो चार्ज है वो कम होगा, यहां पर जो चार्ज है वो ज्यादा होगा। ये मेरी बात समझ लो। तो चार्ज की डेंसिटी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होगी। तो किसी जगह चार्ज हमारे पास कम होगा और किसी जगह चार्ज हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो कहीं चार्ज कम है, कहीं चार्ज ज्यादा है, ये मैं एक प्रॉब्लम में जाके फंसने वाला हूं। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का आसान सोल्यूशन जो है वो मेरे पास है चार्ज की डेंसिटी। क्योंकि देखो डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, ये याद रखना। अगर आप लोगों ने आपको याद हो कि 9th क्लास में आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करवाया गया था और वो आपने डेंसिटी कैलकुलेट की थी, डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो पानी की डेंसिटी, अब पानी की डेंसिटी अगर आप फर्स्ट करो समंदर के पानी की डेंसिटी कैलकुलेट करो, तो समंदर का पानी कितना ज्यादा है। एक तो उस पूरे समंदर के पानी का मास कैलकुलेट करना एक प्रॉब्लम, फिर उसका वॉल्यूम कितना है वो एक प्रॉब्लम, फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तब समंदर के पानी की डेंसिटी आएगी ना। लेकिन चूंकि हमें पता है कि डेंसिटी पूरे समंदर के पानी की हो, या समंदर के पानी में से एक गिलास पानी निकाल लीजिए उसकी डेंसिटी, या एक गिलास में से एक घूंट पानी निकाल लीजिए उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो डेंसिटी चाहे पूरे समंदर की हो, पूरे समंदर में से एक गिलास पानी की हो या एक घूंट पानी की हो, डेंसिटी रिमेन्स सेम। सो आप लोगों ने 9th क्लास में क्या किया था, एक आरडी बोतल कहलाती है 25 ml, उसका वॉल्यूम होता है, उसके अंदर आपने पानी डाल के उसका मास कैलकुलेट किया था और फिर 25 ml के वॉल्यूम से उसको डिवाइड करके हम लोगों ने वाटर की डेंसिटी कैलकुलेट की थी।
और जो डेंसिटी आई थी वो हमने ये नहीं बोला था कि दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर इनसाइड आर डी बोतल, उसको आर डी बोतल कहते थे, आर डी। ठीक है, तो हमने आर डी बोतल नहीं कहा कि वो आर डी बोतल की डेंसिटी है, बल्कि हमने कहा दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो हमेशा पूरी पूरी होल बॉडी पर ले लो, तो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मास उसी तरह चेंज हो जाता है। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेंसिटी। अब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ब्लड में कितनी शुगर है, हमारे ब्लड में शुगर कैलकुलेट करने का एक तरीका तो भाई ये है कि पूरे ब्लड में से सारी शुगर निकाली जाए। बात समझ लें, बहुत मुश्किल तरीन, इंतहाई खतरनाक तरीन कामों में से एक काम हो जाएगा ब्लड शुगर को एवेल्युएट करना कि वो है कितनी। दूसरा तरीका आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पहले तक, बल्कि अब भी कई हॉस्पिटल्स में वो एक सिरिंज होती है और सिरिंज में से ब्लड ले लेते हैं, तो अच्छा खासा वो एक सिरिंज के अंदर ब्लड ले लेते हैं और उससे वो मालूम कर लेते हैं कि जी आपकी ब्लड में शुगर की डेंसिटी कितनी है, शुगर कितना है। लेकिन आपने देखा घरों में क्या होता है, वो एक मशीन होती है जिसपे वो है एक यहाँ से सिर्फ छोटा सा एक पंचर करते हैं और वो एक लेस देन द ड्रॉप, वो जो एक वो ब्लड का जो ड्रॉप होता है उससे भी कम, लाइक एक डॉट होता है, डॉट की तरह होता है, जिसको आप एक स्ट्रिप पे लगाते हैं और मशीन में इंसर्ट करते हैं और वो मशीन हमें शुगर बता देती है और वो मशीन हमें हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी बता रही होती है। तो इसी तरीके से हम मतलब डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक बिल्कुल छोटे से डॉट से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पूरी बॉडी के लिए। सो कॉन्सेप्ट ऑफ द डेंसिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा ख्याल है ये बात अब आपकी समझ में आ चुकी होगी कि व्हाई वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी। चूंकि चार्ज आता ही सरफेस पर है तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा है। बहुत सारे लोगों के ध्यान में आ सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं है, सरफेस क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब जब मैं इस केस का सी पार्ट कराऊंगा तो उस वक्त भी सामने आ जाएगा। बट कीप इन योर माइंड, जब भी चार्ज किसी बॉडी पे आता है तो हमेशा बॉडी की सरफेस पे आता है, बॉडी के इनसाइड यानी वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में नहीं जाता। इट इज नॉट लाइक कोई ये जो हमारे पास स्फीयर है, अगर मैं इसको एक हॉलो स्फीयर बना लूं तो इस हॉलो स्फीयर के अंदर पानी भर दिया जैसा मटके में पानी होता है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर एक मटके की तरह की बॉडी है तो उस मटके के बाहर तो चार्ज स्टोर हो सकता है, उसके अंदर चार्ज नहीं आ सकता। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रही है बात? डेंसिटी के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मेरी बॉडी पे चार्ज है तो मेरी बॉडी की सरफेस पे सब चार्ज होगा, मेरी बॉडी के एक साइड कोई चार्ज नहीं होगा। हमारा मुंह जो है अंदर से एक कैविटी कहलाता है ना, डॉक्टर लोग कहते हैं मुंह की कैविटी को कहते हैं। ठीक है, जैसे 9th क्लास में मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी तो कहते थे मेंढक के जो मुंह के अंदर होता है तो कहते थे बक्कल कैविटी का नाम दिया था उन्होंने, मेरे टीचर ने बताया था। तो अंदर जो कैविटी है, कैविटी के अंदर चार्ज नहीं होगा, चार्ज सरफेस पे होगा। बी केयरफुल। ये चार्ज की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर तुम मुझे बोला ऐसा क्यों है तो सवाल का इस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज। चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? सो दिस इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इससे अगली चीज। यहां तक मेरा ख्याल समझ में आ गया, डेंसिटी पे मैंने तफसील के साथ बात करी। अब हम अपने केस 1 के सी पार्ट के ऊपर जा रहे हैं और सी पार्ट में क्या है कि हम ई कैलकुलेट कर रहे हैं एट सेंटर ऑफ चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो मालूम करने जा रहे हैं। तो दोबारा से हमने इस चार्ज स्फीयर को बना लिया, थोड़ा सा और बड़ा करके बना लिया और चार्ज स्फीयर की सरफेस पर मेरे पास चार्जेस को मैंने रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट? ये चार्जेस हैं और मैं इस दफा यहां सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है वो मालूम करने जाता हूं। तो गॉसेस ने तो हमें ये कहा कि जनाब जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है वहां गॉसियन सरफेस बनाओ। तो मैं यहां पर ऐसा कर लेता हूं कि एक स्फीयर बना लेता हूं। ये चार्ज स्फीयर है, बी केयरफुल, दिस इज द चार्ज स्फीयर। इस चार्ज स्फीयर को अंदर से अगर आप हॉलो समझ लें पूरे टाइम, अगर ये हॉलो ना भी हो तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जस्ट सपोज कि अगर ये चार्ज स्फीयर हॉलो है तो इस चार्ज स्फीयर के इनसाइड मैंने एक और हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल होती है सपोज कर दिया। अब अगर मैं यहां से गॉसियन लॉ अप्लाई करता हूं तो गॉसियन लॉ तो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ख्याल है? अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो गॉसियन लॉ में ये Q क्या है? मैंने आपसे कहा था कि इस Q को क्या पढ़ते हैं? इनक्लोज चार्ज। बी केयरफुल,
This is your Gaussian surface, and this is your actual real charge sphere. Now the charge sphere has charges on its surface, right? And inside that charge sphere, at this center, there is no charge. All the charges residing at the surface of the sphere. Surface पे reside कर रहे हैं, surface पे charge है. Inside यहाँ पर जहां मैंने Gaussian surface की, वहां पे enclosed charge कितना है? 0. As enclosed charge is 0. कोई चार्ज enclosed नहीं है, तो मेरे पास फ्लक्स 0/ε0 कितना आ जाएगा? 0. और अगर फ्लक्स 0 है तो मैं जानता हूं कि E डॉट डेल्टा हमारे पास A किसके इक्वल होता है? फ्लक्स के इक्वल होता है. अगर मेरे पास फ्लक्स 0 है, सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी. 0 इसको अगर ले जाओ डेल्टा को तो 0 हो गया. तो मुझे पता चला कि जहां पर चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज तो सारा यहां पर है, जहां पे चार्ज मौजूद नहीं होता वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती. गॉसेस ने ये बात प्रूफ कर दी. अब क्या एक्सपेरिमेंटली ये बात दुरुस्त है? ये तो हमने थ्योरी से जवाब निकाल लिया ना. मतलब गॉसेस लॉ ने प्रेडिक्ट किया, इसको ऐसे कहना चाहिए कि गॉसेस लॉ ने पेशन गोई की कि अगर एक चार्ज स्फीयर की सरफेस पे चार्ज हो तो चार्ज स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी. हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. हमने एक चार्ज स्फीयर बनाया और वो चार्ज स्फीयर मतलब एक स्फीयर बनाया और इस स्फीयर को अंदर से हमने हॉलो रखा, खाली था, और उसमें हमने क्या किया? एक होल कर दिया और उसके बाद इस होल से एक रॉड अंदर लेकर गए. ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर क्या है? चार्जेस है. और इन चार्जेस को हमने इनसाइड क्या कर दिया? स्प्रे कर दिया. ओके, यानी अंदर से चार्जेस फैला दिए इसके ऊपर. उसके बाद इस रॉड को हमने बाहर निकाल लिया. तो ये रॉड जब हमने बाहर निकाल ली, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप होती है. मैट्रिक में शायद ये नाम आपने सुना होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है? जो डिटेक्ट करती है कि चार्जेस है या नहीं है. तो जब हमने इलेक्ट्रोस्कोप को अंदर इंसर्ट किया तो इलेक्ट्रोस्कोप ने हमें बताया नो चार्ज. हालांकि हमने चार्ज खुद अंदर स्टोर किया था, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप हमें बता रहा है कि इनसाइड तो कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है. इसका मतलब फिर हमने कहा अच्छा, फिर हम उसकी सरफेस पे आगे बाहर से, हमने बाहर से जब इलेक्ट्रोस्कोप लगा के टेस्ट किया तो उसने बताया कि यस चार्जेस प्रेजेंट, चार्जेस मौजूद हैं. तो भाई हमें ये बात पता चली कि हमने बाहर तो चार्जेस स्प्रे नहीं किए थे, हमने चार्जेस कहां स्प्रे किए? इनसाइड, अंदर की तरफ चार्जेस स्प्रे किए. लेकिन वो चार्जेस कहां चले गए? अंदर से निकल के सरफेस पर आ गए. तो गॉसेस लॉ ने जो प्रेडिक्ट किया है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, इसका यह भी मतलब है कि किसी हॉलो स्फीयर के इनसाइड अगर आपने चार्ज देने की कोशिश की, वो रहेगा नहीं वहां पर. एक तो ये है ना कि वो होता नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती वहां ले जाओ तो आप वो मजबूरी से वहां बैठा हुआ है के साथ, ठीक है आप ले आए तो आप बैठना पड़ेगा. नहीं, अगर आप उसको जबरदस्ती वहां छोड़ के जाएंगे इनसाइड तो वो निकल के सरफेस पे चला जाएगा. ओके, तो ये चीज हमारे पास प्रूव हो गई. अब आपको ये समझ में आई है बात, जैसे पहले बार मैं कह रहा था कि चार्ज डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक नहीं होती. तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ना होने का रीजन आपके सामने आ गया है कि वॉल्यूम में चार्ज नहीं आता. चार्ज जब भी स्टोर होता है तो सरफेस पर एरिया पे स्टोर होता है, 2 डायमेंशन पे स्टोर होता है, 3 डायमेंशन पे चार्ज नहीं आता. मेरा पहले बात क्लियर है. इसलिए आपने देखा होगा वो लोग जो कि किसी वजह से इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं, मतलब बिजली के साथ चिपक जाते हैं, तो उनके आपने देखा होगा कि या अगर आपने नहीं देखा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक नहीं है. मैं इस वक्त ऑनलाइन हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं गूगल के ऊपर करके कि इमेजेस के जो लोग बिजली की वजह से बिजली के साथ चिपक के रह जाते हैं, डेथ भी हो जाती है बहुत सारे लोगों की, तो उनकी बॉडी की सरफेस पर किस तरह से इफेक्ट आते हैं. लेकिन मेरा ख्याल है वो हमारा टॉपिक नहीं है, बायोलॉजी का टॉपिक है, वहां सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को ऑनलाइन भी करता हूं तो बहुत सारे लोगों को इश्यू हो सकता है कि इस किस्म की चीजें मैं दिखा रहा हूं. तो उनकी जो स्किन है वो इसी तरीके से जल जाती है जिस तरीके से कोई स्किन आग से जलती है, तो उनकी स्किन पे प्रॉब्लम आता है. मेरी बात समझ में आ रही है? किसी बंदे को जो बिजली के झटके लगे हों या बिजली के साथ चिपका हो, जब वो दूर हो जाता है, उसका जो दिल है वो उसी तरह रहता है, उसकी जो किडनीज है वो भी बिल्कुल ठीक रहती है, उसके जो लंग्स हैं वो भी ठीक रहते हैं. तो इनसाइड हमारी बॉडी के जो हमारे ऑर्गन है दे रिमेन्स फिट.
क्यों? क्योंकि इनसाइड कोई मसला नहीं है, आउटसाइड से सारी जो है ना वो होती है, क्या कहना, डिस्ट्रक्शन जो होती है सारी आउटसाइड की होती है। तो फिर आप बोलेंगे कि भाई मतलब हमारे मसल्स जो अकड़ जाते हैं, इसका और बहुत सारी चीजों के जवाब मैं आपको सिंपल ये दे सकता हूं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब ह्यूमन बॉडी मैकेनिकल बॉडी तो है, मैं अपने हाथ को उंगलियों को बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो ये आपको मैकेनिकल नजर आ रही है, बट दिस मैकेनिकल मोशन इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स। हमारे दिमाग से न्यूरॉन्स चलते हैं पूरे जिस्म में, फैले हुए, उनसे करंट है। तो जब मैं अब मेरा दिमाग, मैं अपनी उंगलियों को बंद करना चाहता हूं तो मेरे दिमाग से करंट जाता है, और वो करंट मेरे हाथों में जब जाता है तो वो मेरा हाथ क्या करता है, इसको बंद कर देता है। अगर किसी वजह से मैं ना चाहूं और वो करंट मेरे हाथ में पहुंच जाए तो मेरा हाथ बंद हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट भी आपको गूगल में दिखाए जा सकते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी को कोई एक दिमाग कहीं दूसरी जगह पर मौजूद इंसान के दिमाग को कंट्रोल करे। अच्छा, ये मैं कोई अभी आप ये मत समझिएगा कि शायद सर जो है ना कोई क्या कहना चाहिए, कोई बाबाओं की, कोई जादू की बातें कर रहे हैं। अब ये साइंस का हिस्सा है सारा। गूगल में कह रहा हूं, आपको दिखा भी दूंगा। तो अगर वो करंट किसी तरीके से हम जनरेट करें ह्यूमन बॉडी से, तो आपका ना चाहते तो हाथ बंद होगा। तो ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी है। हमारा दिल, एक करंट आ रहा है, उस करंट के ऊपर हमारे दिल की जो मोशन है वो हो रही है। अगर वो करंट खत्म हो जाएगा सारा मामला। और जिन लोगों को करंट डिस्टर्ब होता है, प्रेशर लगा देते हैं, तो प्रेशर लगता है तो प्रेशर सिग्नल देता रहता है और दिल चलता रहता है। आयरन मैन आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, उसके भी दिल का मामला था, तो वो एक प्रेशर लगा रहता है, याद है ना, वो डॉक्टर्स का ऑपरेशन करके जो उसके दिल को क्या कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच रही होती है उन वो डिग्री से जो उसके दिल के करीब जा चुके होते हैं। बहरहाल कॉन्सेप्ट है हमारा। सो बहरहाल ह्यूमन बॉडी इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉडी। तो करंट डिस्टर्ब हो जाता है, जब वो करंट डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से ब्रेन काम करना छोड़ देता है, बंदा बेहोश हो जाता है। ये मसाइल हो सकते हैं, लेकिन डैमेज, एक्चुअल फिजिकल डैमेज ह्यूमन बॉडी की सरफेस पे आएगा हमेशा। ओके।